सभी बच्चों का AK-47 ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा था श्वसन तंत्र का, पिछले वीडियो के अंदर अपने डिस्कस कर लिया था कि श्वसन क्या होता है, वायवीय या अवायवीय श्वसन क्या होता है। यानी वायवीय का मतलब ऑक्सी और अवायवीय का मतलब अनोक्सी श्वसन। वायु की उपस्थिति और अनुपस्थिति में बताया था ना आपको। इसी प्रकार से विभिन्न जीवों के अंदर जो श्वसन अंग हैं कौन कौन से हैं वो अपन ने देखे थे। ठीक है, तो श्वसन अंग वाला तक आपको बता दिया था। और श्वसन अंग के अंदर अपन लास्ट तक यानी कोर्डेटा संघ के अंदर जो सबसे विकसित प्राणी स्तनधारी वहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, आज अपन श्वसन अंग की ही बात करते हैं, किसमें, मानव के अंदर, कि मानव के अंदर श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मानव के अंदर श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग है वो बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि जो श्वसन की प्रक्रिया वो कैसे होती है, पादपों के अंदर और जंतुओं के अंदर श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है, ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, वो पूरी प्रक्रिया की अपन बात करेंगे। तो आज अपना बिंदु रहेगा मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, मानव का जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से अंग हैं, एक डायग्राम की सहायता से अपन समझ सकते हैं कि कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले ये दो छिद्र हैं जिनको बाह्य नासा छिद्र कहते हैं। उसके बाद में ये वाला भाग जो है इसको नासापथ कहते हैं। और ये नासापथ वाला भाग जो है वो कहाँ पर आकर के मिलता है, ग्रसनी वाले भाग में आकर के मिलता है, फेरिंक्स में। और फेरिंक्स के आगे ये मुख हो जाएगा, ये संरचना हो जाएगी, और ये यहाँ ग्रसनी हो जाएगी। और ये देखो, ये यहाँ पर ये क्या है, ये श्वास नली का अग्रभाग है, ट्रेकिया का अग्रभाग है। ये देखो, ये श्वास नली है, और ये श्वास नली दो भागों में विभाजित होकर के किसका निर्माण करती है, ब्रेंकियोल्स का निर्माण करती है, ब्रोंकाई जिनको आप कह सकते हो। ठीक है, और ये ब्रोंकाई किन में प्रवेश करेंगी, फेफड़ों में प्रवेश करेंगी। फेफड़ों में क्या होता है वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, डायफ्राम है। क्लियर। आगे क्या होता है, कैसे ये विभाजित होकर के नलिकाओं का निर्माण करती है वो भी आपको बताया जाएगा। और इन नलिकाओं के अंदर लास्ट में क्या पाया जाता है, फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई या क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वो सब अपन इसमें देखेंगे। तो इस डायग्राम से अपने को पता चल रहा है कि मानव के श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले ये पहला भाग, मानव के श्वसन तंत्र के अंदर जो भाग होते हैं, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। ठीक है, बाह्य नासा छिद्र साथ साथ में बता देता हूँ। अगर पहले अपन नाम लिखे तो सबके नाम लिख सकते हैं। दूसरा ये वाला भाग जिसको हम नासापथ कहते हैं, नासापथ। तीसरा ये वाला भाग जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स या ग्रसनी। इससे पहले आप लोगों को एक और ध्यान रखना है कि ये जो नासापथ है ये यहाँ पर दो छिद्रों की सहायता से खुलता है। पहले भी आपको बताया था, ये जो छिद्र है इनको अपन क्या कहते हैं, इनको हम आंतरिक नासा छिद्र कहेंगे। क्या कहते हैं इनको, आंतरिक नासा छिद्र। आंतरिक नासा छिद्र। ठीक है, उसके बाद में अगला भाग क्या आ जाएगा, ये चौथा भाग जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स या ग्रसनी। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला भाग, ये भाग पांचवा छठवां, ये भाग जो है जो कि कहाँ पाया जा रहा है, ट्रेकिया के ऊपर पाया जा रहा है, जिसको हम क्या कहेंगे, लेरिंग्स या ध्वनि उत्पादक अंग या स्वर तंत्र भी आप इसको कह सकते हो। मानव का स्वर तंत्र, आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग। उसके बाद में आगे वाले ये जो संरचना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नली जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये आगे आप देख रहे हो ये संरचनाएं क्या कहलाएंगी, ये फेफड़े कहलाएंगे। और ये आखिर वाली संरचना जिसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। यानी ये आ जाएंगे फेफड़े और लास्ट में ये क्या है,
डायफ्राम। तो मानव के श्वसन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ये हमारे सामने मानव के श्वसन तंत्र के अंदर ये 8 अंग पाए जाते हैं। 8 के नाम अपने सामने एक एक की संरचना लेकर के अपन देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बाह्य नासा छिद्र। तो हम बता सकते हैं कि बाह्य नासा छिद्र जो है इनकी संख्या कितनी होती है। मानव के अंदर अगर बात की जाए तो 1 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 1 जोड़ी। और इनकी सहायता से क्या किया जाता है? इनकी सहायता से केवल वायु को अंदर ग्रहण किया जाता है और बाहर निकाला जाता है। यानी इन छिद्रों की सहायता से वायु का विनिमय होता है। विनिमय शब्द का अर्थ है आदान प्रदान। ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरा भाग नासापथ। ये इसका महत्वपूर्ण भाग है, ये वाला यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक। अगर अपन मानव के अंदर बात करें नासापथ के बारे में तो देखो ये नासापथ जो है इसके बीच में एक अस्थि पाई जाती है। इसकी सहायता से ये 2 भागों के अंदर बटा हुआ होता है। ठीक है। ये जो अस्थि है ये लास्ट वाले भाग के अंदर ऐसी जिगजैग होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है। क्यों होती है अभी आपको बताऊंगा। इसके आगे वाले भाग पर यहाँ पर ये अस्थि नहीं पाई जाती है। नासापथ के प्रारंभ के अंदर जो है बोन आपको नहीं मिलती है। इस वाले भाग के अंदर इसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है। आप केवल ध्यान यहाँ पर ये रखें कि ये भाग का महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है। तो नासापथ के अंदर ये वाला जो भाग है प्रारंभ वाला भाग, यहाँ पर क्या होते हैं? रोम होते हैं, बाल होते हैं, या आप ये कह सकते हो हेयर। ठीक है। ये हेयर क्या करते हैं? हमारे द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है उस वायु को छानने का काम करते हैं, जिससे अंदर जो वायु जाएगी उसके साथ जो मिट्टी के कण मिले हुए हैं वो मिट्टी के कण जो हैं यहाँ पर फिल्टर हो जाते हैं। यहाँ पर जो मिट्टी के कण हैं वायु के साथ जो जा रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? छन जाएंगे। और जो मिट्टी है वो यहीं पर इसी भाग के अंदर, यानी जो नासापथ है उसके आगे वाले भाग पर, जिसको हम अवशेषिका या वेस्टिब्यूल कहते हैं, उस वाले भाग के अंदर जमा हो जाएंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो नासापथ है, नासापथ के अग्रभाग पर क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं जो वायु को छानने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आगे आओ। ये जो अंदर वाला भाग है नासापथ का, अंदर वाला भाग अत्यधिक संवहनीय होता है। अत्यधिक संवहनीय। संवहनीय से मतलब ये है कि इसके अंदर रक्त वाहिनियां जो हैं अधिक संख्या में पाई जाती है। रक्त वाहिनियाँ क्या है? अधिक संख्या में पाई जाती है। रक्त वाहिनियाँ अधिक संख्या में पाए जाने का क्या मतलब है? आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जो आपको लाल लाल भाग जैसा दिखाई देगा, धागे जैसी पतली पतली रक्त वाहिनियाँ दिखती हैं। तो उससे मतलब क्या है? क्यों पाई जाती है? उससे मतलब ये है हमारे द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है, ठीक है, उस वायु को शरीर के तापमान के अनुसार, शरीर का जो तापमान है उसके अनुसार, शरीर के तापमान के अनुसार उसका तापमान, किसका? वायु का तापमान परिवर्तित करने के लिए यह भाग अत्यधिक संवहनीय होता है। यानी नासापथ का यह भाग जो है वो अत्यधिक संवहनीय क्यों होता है? उसका कारण ये है कि इस भाग के अंदर पाई जाने वाली रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो इतना ताप उत्पन्न करते हैं, पतली पतली हैं तो उनमें ब्लड बहेगा। तो ब्लड के अंदर आपको पता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उतना तापमान तो है ही रक्त का, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको आप कह सकते हो। ये इतना तापमान इस नासापथ के अंदर उत्पन्न करती है। ठीक है। जिसे इसके अंदर से जब जो वायु गुजरेगी, सर्दियों के अंदर देखो तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी रहता है, तो ऐसी स्थिति में एयर का तापमान भी 0 रहता है। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या 0 डिग्री वाला एयर जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। जब वो नासापथ से गुजरेगा तो उस एयर का तापमान कितना कर दिया जाएगा? 37 डिग्री। ठीक है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होकर के ही वो कहाँ जाएगा? फेफड़ों तक जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से गर्मियों के अंदर देखो 45 डिग्री तापमान भी चल रहा है, तो क्या इतनी गर्म हवा अंदर जाएगी? लू जाएगी? लू नहीं जाएगी भाई। वो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर भी जब ये नासापथ से होकर के जाएगा तो इस भाग के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है? इस भाग के अंदर उसका तापमान क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से नासापथ का यह भाग जो है वो एसी के रूप में काम करता है, एयर कंडीशनर यानी वातानुकूलित कक्ष के रूप में काम करता है। इसको वातानुकूलित कक्ष भी कहते हैं। ठीक है। और इसी नासापथ के आखिरी भाग के अंदर जो है
सिनेडेरियन, झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिनेडेरियन झिल्ली पाई जाती है। मैंने बताया था अभी लास्ट के अंदर ये टेढ़ी मेढ़ी है, ये जिगजैग है। ये जिगजैग इसीलिए होती है क्योंकि जब वायु गुजरेगी इधर से, तो वायु जब इधर से गुजरेगी तो आसानी से क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। इनसे टकराती हुई जाएगी तो वायु क्या हो जाएगी? गर्म या ठंडी हो जाएगी। लास्ट में पाए थे सिनेडेरियन मेम्ब्रेन, सिनेडेरियन झिल्ली पाई जाती है। जो नासापथ है उसके आंतरिक सतह पर सिनेडेरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है जो गंध को ग्रहण करने का काम करती है। यानी हमारे को वायु के अंदर उपस्थित किसी भी जो पदार्थ है उसके गंध के जो कण हैं उनका अनुभव किसके कारण होता है? ये जो सिनेडेरियन मेम्ब्रेन है, सिनेडेरियन झिल्ली जो है उसके कारण होता है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि गंध ग्रहण करने का काम नासापथ के द्वारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके आखिर वाले भाग के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसको सिनेडेरियन मेम्ब्रेन या सिनेडेरियन झिल्ली कहते हैं, जो कि गंध के कणों को ग्रहण करके कहाँ तक पहुँचाती है? मस्तिष्क तक। यानी तंत्रिका की सहायता से वो कण जो है उनका संदेश ब्रेन तक जाएगा और फिर ब्रेन पहचानेगा कि गंध कैसी है। ठीक है, तो अपना ये दूसरा भाग है नासापथ। उसके बाद देखो तीसरा भाग आंतरिक नासा छिद्र। देखो ये वाले जो मैंने आपको बताया था कि जो कोमल तालु है, यानी हमने देखा कि जो मुख गुहा है, मुख गुहा के अंदर आगे वाला भाग जो है वो कठोर होता है। तालु के अंदर अग्र भाग जो है कठोर होता है जिसको हम कठोर तालु कहते हैं, पीछे वाला भाग जो है कोमल होता है। इस कोमल तालु के अंदर दो छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक नासा छिद्र। पीछे की तरफ आप देख सकते हो ऊपर जो है दो छिद्र होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं। समझ में आ गई ये चीज़? आंतरिक नासा छिद्र की सहायता से वायु कहाँ आती है? वायु आती है इस ग्रसनी भाग में। ठीक है, और जब भोजन को निगलते हैं तो मैंने बताया था कि यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? यूलुआ कहते हैं। ये जो संरचना इन आंतरिक नासा छिद्रों को क्या कर लेती है? बंद कर लेती है, जिससे हम भोजन जो है यहाँ ऊपर चिपकेगा और फिर नीचे ले लिया जाएगा किसके अंदर? भोजन की नलिका के अंदर। बात समझ में आ रही? ठीक है, लेकिन जब भोजन ग्रहण नहीं किया जा रहा तो ये क्या होंगे? खुले होंगे और इनसे वायु अंदर आती रहेगी। हमारा मुंह तो बंद रहता है, नाक से ही तो वायु का आदान प्रदान होता है, तो इधर से ये जो वायु है वो आगे स्थानांतरित होगी। ठीक है, और किसके अंदर आ जाएगी? वो आ जाएगी इस जो श्वास नली है उसके यहाँ पर पाए जाने वाला छिद्र। क्या होता है बताऊंगा अभी सारा, लेकिन आंतरिक नासा छिद्र ध्यान रखो भी। क्या है आंतरिक नासा छिद्र? दो छिद्र हैं जो कोमल तालु में पाए जाते हैं। किसके द्वारा बंद होते हैं? यूलुआ के द्वारा बंद होते हैं। ठीक है, देखो आगे अगला है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? ये मैंने आपको उस समय भी बताया था कि ग्रसनी एक ऐसा भाग है जो कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों के अंदर प्रयुक्त होता है, दोनों में काम में आने वाला भाग है। मैंने पाचन तंत्र के अंदर ग्रसनी के बारे में पूरा बता रखा है। यहाँ पर मैं आपको केवल इतना कहूँगा कि ग्रसनी भाग जो है, ये ग्रसनी भाग दोनों के लिए काम करता है। पाचन के लिए भी, इधर से भोजन जो आएगा वो ग्रसनी से होकर के ही भोजन की नलिका में गुजरता है, और जो श्वास यानी वायु जो आएगी वो वायु इस ग्रसनी से होकर के ही श्वास नली में गुजरती है। देखना इधर से ये जो वायु है ये वायु गुजरती है और इस तरफ आगे की तरफ आती है। श्वास नली जो है सामने की तरफ होती है, भोजन की नली पीछे होती है। तो भोजन क्रॉस करके किसको? इस जो श्वास नली है इसको क्रॉस करके आगे जाता है। भोजन इधर से क्रॉस करके आगे जाता है और वायु जो है वो इसको क्रॉस करके इधर आती है। यानी भोजन और वायु एक दूसरे का क्या है? यहाँ पर अक्ष की आकृति के अंदर एक दूसरे को क्रॉस करके क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब भोजन निकल रहे होते हैं तब इनको बंद रखा जाता है, क्योंकि जब वायु का संचरण नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम यह कह सकते हैं ग्रसनी एक ऐसा भाग है जो किस में काम में आता है? पाचन और श्वसन दोनों में। प्रश्न बनता है मानव शरीर में पाए जाने वाले उस भाग का नाम लिखिए जो कि पाचन और श्वसन दोनों में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपको मिल लेंगे, तो उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है? ग्रसनी सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी पूरा मैंने आपको पहले बता रखा है क्या होता है। देखो इसके अंदर आगे अगला भाग है लेरिंग्स। ये जो श्वास नली है इसके अग्र भाग पर जो रचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं, जिसको आप कंठ भी कह रहे हो, जो कि हमारे अंदर ध्वनि उत्पन्न करने का काम करती है। ठीक है, इसके और क्या नाम है बताता हूं, लेरिंग्स। लेरिंग्स। अगर आप लोगों को मैं पूरे सजीव जगत की बात करूं तो बात यह है, इस धरती पर दो ही जीव ऐसे हैं जिनके अंदर शब्द निर्माण की क्षमता पाई जाती है। देखना मैंने यहाँ पर जो काम में लिया है वो है शब्द निर्माण, ध्वनि उत्पन्न करने का नाम नहीं लिया है।
शब्द निर्माण की क्षमता जो है वो केवल किन में पाई जाती है? इस धरती पर जितने भी सजीव हैं उनमें दो में ही एक क्षमता पाई जाती है। कौन कौन से? एक तो है संघ कोर्डेटा के सदस्य, संघ कोर्डेटा के सदस्य, ठीक है। संघ कोर्डेटा के सदस्यों के अंदर भी, कोर्डेटा के अंदर सब आते हैं, कौन कौन से? मछलियां, ये सांप वगैरह, पक्षी सब आते हैं। इनके अंदर भी स्तनधारियों में, स्तनधारियों के अंदर ही क्षमता पाई जाती है शब्द निर्माण की, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बाकी अगर पूरी धरती पर बात की जाए, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता भी केवल दो में है, एक तो किन में? स्तनधारियों में, और एक है पक्षियों में। यही साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। पक्षियों के अंदर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो रचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सिरिंग्स कहते हैं। वही बात है, अभी बताया मैंने, मेंटल एबिलिटी के अंदर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। पक्षियों में सिरिंग्स का संबंध जो है वही मानव में किसके साथ संबंध है? लेरिंग्स के साथ, ठीक है। तो पक्षियों के अंदर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जो रचना पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? सिरिंग्स कहते हैं। और मानव के अंदर जो रचना पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। मानव के अंदर लेरिंग्स जो है वो शब्द निर्माण कर सकती है, पक्षियों के अंदर शब्दों का निर्माण नहीं होता है, केवल ध्वनि उत्पादन होती है। लेकिन हम लोगों ने सुना है कि तोता जो होता है वो राम राम बोलता है, तो राम राम तो शब्द हुआ ना, फिर क्या हुआ? देखो भाई, ये एक ऐसा पक्षी है जिसको अगर ट्रेंड किया जाए, यानी अगर इसको ट्रेनिंग दी जाए तो ये कुछ शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कर सकता है, ठीक है। बाकी आपको पक्षियों के अंदर शब्द निर्माण की क्षमता नहीं मिलेगी, केवल वो ध्वनि उत्पादन कर सकते हैं। शब्द निर्माण की क्षमता जो है वो केवल किस में मिलती है? स्तनधारियों के अंदर ही मिलती है। स्तनधारियों के अंदर भी मुख्यतः किस में? मानव में। हालांकि कुछ एप्स जो हैं, यानी बंदर वगैरह जो हैं, उनको ट्रेंड किया जाए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मानव ही एक ऐसा जीव है जो शब्दों का निर्माण सार्थकता के साथ कर सकता है इस लेरिंग्स के साथ, ठीक है। देखो, इस लेरिंग्स के बारे में अगर मैं आपको कुछ ज़्यादा बताऊँ तो ये है, इस लेरिंग्स को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। एडम्स एप्पल, ये एडम्स एप्पल क्या है? देखो, आप लोग देखते हो मानव के अंदर, नर और मादा के अंदर, ये जो यहाँ पर जो रचना फुली हुई सी दिखती है ये आपको मेल में मिलेगी, फीमेल में नहीं मिलेगी। ये लेरिंग्स है जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। होता ये है कि ये जो एडम्स एप्पल है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको आप नर हार्मोन भी कहते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण ये जो लेरिंग्स है इसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी ये बड़े आकार की हो जाती है, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये नर में दिखाई देती है, मादा में नहीं दिखाई देती। यानी नर के अंदर जो लेरिंग्स है उसका नाम एडम्स एप्पल भी है, ठीक है। समझ में ये चीज़? ये क्यों दिखाई देता है उसका रीजन ये है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव के कारण इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ये बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये नर में दिखाई देता है। मादा के अंदर इस हार्मोन की सांद्रता कम होती है। आप लोग कहोगे होता तो है क्या? हाँ भाई, होता है। किससे? एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एड्रिनल ग्लैंड के अंदर पढ़ाऊंगा आपको कि वहाँ पर कॉर्टेक्स और मेडुला भाग पाए जाते हैं, तो कॉर्टेक्स भाग के अंदर जो है ये टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है, ठीक है। समझ में आएगा? वहाँ पर कुछ महिलाओं के अंदर देखा होगा आपने, दाढ़ी मूंछ डेवलप हो जाते हैं, यानी चेहरे पर बाल उत्पन्न हो जाते हैं, वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं? वहाँ ग्लैंड्स में बात करूँगा सारी। यहाँ देखो, एडम्स एप्पल क्या है, समझ में आ गया होगा। एडम्स एप्पल इसी लेरिंग्स को बोलते हैं, किसमें? नर के अंदर, मेल में। क्यों बोलते हैं बता दिया आपको, ठीक है, फीमेल में नहीं होता। अब देखो अगली बात, ये जो लेरिंग्स है ये कुछ रचनाओं से बनी हुई है जिनको स्वर तंतु कहा जाता है। लेरिंग्स का निर्माण जिन रचनाओं की सहायता से होता है उनको स्वर तंतु कहते हैं। स्वर तंतु ये किसके बने हुए हैं? कार्टिलेज के बने होते हैं, उपास्थि के बने हुए होते हैं। कार्टिलेज या किसके बने हुए? उपास्थि के बने हुए। अस्थि और उपास्थि नाम सुना ना, तो ये किसके बने हुए? कार्टिलेज के बने हुए स्वर तंतु। कितने होते हैं मानव के अंदर? ये स्वर तंतु की जो संख्या होती है ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अगर आप ध्यान रखना चाहो तो लिख सकते हो इसको। एरिटिनोइड, क्रिकोइड, ठीक है, एक थायराइड,
थायराइड स्वर तंतु, और एक क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यानी लेरिंग्स का निर्माण या लेरिंग्स में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उपास्थि के बने हुए 4 प्रकार के स्वर तंतु पाए जाते हैं। अरे भाइयों, ये बात ऐसी है जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा गिटार में, अरे वीणा में देखा ना, तार होते हैं उनको बजाते हैं, है ना, तो तारों को आप अप एंड डाउन करते हो तो अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है ना। सेम वैसे ही वायु के कारण जो है ये जो स्वर तंतु है इनमें क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के शब्द बनते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये जो 4 प्रकार के स्वर तंतु जो है वो पाए जाते हैं किसके अंदर, ये लेरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, देखना ये जो लेरिंग्स है इसके अग्रभाग पर एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोटिस, या इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को घाटी द्वार, घाटी द्वार कहते हैं। ठीक है, आपको बताया था कि जब भोजन को निगलते हैं तो उस समय ये वाला छिद्र जो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। किस रचना के द्वारा, इस एपिग्लोटिस के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये किसके बारे में, स्वर तंतु के बारे में, लेरिंग्स के बारे में। क्लियर। तो अब तक अपन ने क्या देख लिया, मानव के श्वसन तंत्र में ये हो गया बाह्य नासा छिद्र, नासापथ हो गया, आंतरिक नासा छिद्र हो गया, ग्रसनी हो गई और लेरिंग्स हो गया। ठीक है, अभी अपने बचे हैं ये वाले भाग। क्लियर, जो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इतना इसको तैयार करना, आगे के भाग जो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।